हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस। एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस देता है आपको फ्री क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स एंड फ्री मेंटरशिप। एनक्रेक एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने के लिए या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आज ही विजिट करें एनक्रेक.in और फ्री मेंटरशिप के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारे इधर सभी कोर्सेस आपको 100% डिस्काउंट पर मिलेंगे। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा एनक्रेक 100। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। ये क्वेश्चन इस टाइप से है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स एज पर द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज। इसके चार ऑप्शंस हैं, एस्थेटिक, बी है कॉग्निटिव, सी है एस्टिम, डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स एज पर मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मास्लो हायरार्की जो थ्योरी है, जिसमें एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा, इसमें अलग अलग नीड्स कैटेगराइज कर रखी होती है। इनमें से हाईएस्ट लेवल ये होता है बेसिक बेस, ये है इसका टॉप यानी पीक, ये है लोवेस्ट लेवल, ये है इसका हाईएस्ट लेवल। ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट लेवल पर कौन सी नीड है, ठीक है, ग्रोथ नीड कौन सी है हाईएस्ट लेवल पर। तो इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे देखेंगे। ये है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने एक आपकी ग्रोथ नीड्स के अकॉर्डिंग एक चार्ट दिया था जो कि पिरामिडल शेप है, जो दिखाता है आपको एज के साथ साथ या एक समय के बाद कौन कौन सी नीड्स चाहिए होती है। और इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सेटिस्फाई करना होता है आपकी बेसिक नीड को, उसके बाद ही आप जा सकते हो एक हायर लेवल ऑफ नीड के ऊपर जा सकते हो। तो बेसिक नीड को पहले आप सेटिस्फाई कीजिए, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे इसके ऊपर ये जाने के लिए पहले आपको इसको सेटिस्फाई करने का, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस हो गया। तो इसको हम किस तरीके से याद करेंगे ताकि हमें हर एग्जाम में याद रहे, इसके लिए एक निमोनिक्स है, प्लीज सेंड मी लव एवरी सेकेंड। प्लीज, प्लीज होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, सेंड मी ये वर्ड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, लव, लव वर्ड है थर्ड वन के लिए यानी कि लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए। फोर्थ है एवरी, एवरी वर्ड है सेल्फ एस्टीम के लिए या एस्टीम के लिए। फोर्थ है सेकंड, सेकंड वर्ड है एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। इसको हम कैसे याद रखेंगे? फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है वो बेसिक नीड जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे कि फूड, फ्लूड यानी वाटर, एयर यानी ऑक्सीजन, रेस्ट या स्लीप और क्लोथस। ये आपकी बेसिक नीड्स होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। आपके पास ये होगी फिर ही आप आगे सोच पाओगे। जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या रहेगा आपका? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपका रहेगा शेल्टर, यानी हाउस आपको चाहिए रहने के लिए। सिक्योरिटी के लिए आपको एक हेल्थ चाहिए, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट हेल्थ यानी जो कंप्लीट फिजिकली, सोशली, इमोशनली आप एक हेल्दी पर्सन हो, तभी आप आगे वाले स्टेप पर अच्छे से जा पाएंगे, आप अगली नीड की ओर आगे से अच्छे से जा पाएंगे। जैसे कि अगली नीड कौन सी? आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो प्लीज हो गया है यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया, फिर है सेंड मी यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव का मतलब होता है यू आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर्स, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कौन करेगा? जैसे आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, फादर, मदर, सोसाइटी, ये सभी आपको लव एंड बिलोंगिंग नीड की जो नीड है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर आपका आता है सेल्फ एस्टीम, एवरी यहाँ पे है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? सेल्फ एस्टीम में आपके पास कपड़े आ गए, खाने पीने का सब आ गया, आपके पास घर आ गए, आपके पास एक फैमिली है। अब आप चाहोगे एक स्टेटस, कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपका एक स्टेटस हो,
और उसके साथ ही साथ आपकी रिस्पेक्ट हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये हम देखते हैं यूजुअली लाइफ में कि हम छोटे होते हैं खाना पीना करते हैं, फिर हमें घर वगैरह मिल जाते हैं, फिर हम फैमिली होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग रिस्पेक्ट के लिए या रिकॉग्निशन के लिए या स्टेटस के लिए जाते हैं, हम भागते हैं उसके लिए, बहुत सारी मेहनत वगैरह करते हैं। फिर एक टाइम के बाद हमें होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं क्रिएटिविटी की ओर, हम अपने आप पर ही ध्यान देते हैं, यानी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ पे जो हम ध्यान देते हैं वो आता है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो ये मास्लो हायरार्की नीड्स है, इसमें टॉप पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बेसिक बेस पर यानी सबसे लोअर लेवल पर है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर आपका रहेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन IQ स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड एज, चार ऑप्शन है, बॉर्डरलाइन, एवरेज, सुपीरियर एंड ब्राइट नॉर्मल। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा IQ स्कोर ऑफ 90। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IQ क्या होता है। IQ है आपका इंटेलिजेंट क्वियोसेंट। IQ IQ पता करने के लिए हमें दो एज चाहिए होती है, एक चाहिए होती है मेंटल एज, एक चाहिए है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी रियल एज, जैसे आज मैं 25 साल का हूँ या 20 साल का हूँ तो वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज पता करने के लिए हम करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट या कुछ कैलकुलेशन या कुछ ऐसे टेस्ट जिससे पता चले कि उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। अगर मैं आज 20 साल का हूँ, अगर मैं ऐसी कुछ पजल सोल्व कर पा रहा हूँ जो कि 10 साल का बच्चा ही कर सकता है, तो मेरी मेंटल एज 10 साल होगी। अगर मैं कोई 40 साल के आदमी जितना इंटेलिजेंट रखता हूँ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रखता हूँ, तो मेरी एज 40 ईयर्स मेंटल एज मानी जाएगी। तो IQ पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और IQ का इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली है जो कि इस टाइप से है। बिलो 70, बिलो 70 का मतलब है आपके पास कॉग्निटिव लिमिटेशन है, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो आपकी कम है, बिलो एवरेज है। एवरेज को हमें याद रखना है, एवरेज का वैल्यू होता है 90 टू 109, 90 टू 109। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है हाई एवरेज, सॉरी सुपीरियर का पूछा जाता है 120 टू 129। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा बॉर्डर लाइन का, तो बॉर्डर लाइन का कितना है 70 टू 79। ठीक है, और एक वर्ड होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स है, फंक्शंस जो है वो बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज या सब एवरेज है। सब एवरेज भी है तो कितना है लेस देन 70। अगर आपका IQ लेस देन 70 है तो आपको MR में काउंट किया जाएगा। MR के भी लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है कि लेस देन 20। अगर आपका IQ लेस देन 20 है तो आप प्रोफाउंड फेज में आते हो। अगर आपका 20 टू 35 है IQ तो आप सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। अगर आपका 35 टू 50 है तो आप आते हो मॉडरेट MR यानी मेंटल रिटार्डेशन में। और अगर आपका IQ 50 टू 70 के बीच में है तो आपका आता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर IQ 90 है तो वो किस में आएगा। ठीक है, तो IQ 90 है वो आता है आपका लगभग एवरेज में। किस में आता है, एवरेज में। दो टेबल्स मैंने अलग अलग ले रखी है, दोनों ही ऑथेंटिक है, दोनों में ही एवरेज 90 है, ताकि आपको कभी डाउट ना हो कि एवरेज किस में आता है। तो एवरेज आएगा आपका 90 में, तो इसका आंसर क्या होगा बी एवरेज। अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर लाइन की, तो बॉर्डर लाइन का आंसर क्या रहेगा आपका, बॉर्डर लाइन का आंसर रहेगा 70 टू 79। अगर मैं बात करता हूँ सुपीरियर की तो 120 टू 129 ये सुपीरियर रहेगा। ठीक है, ब्राइट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे मान लो एवरेज है। ठीक है, तो ब्राइट नॉर्मल आपका क्या रहा, ब्राइट नॉर्मल रहा आपका हाई एवरेज, जबकि 110 टू 119 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी of psychoanalysis all of the following are structures of personality except। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉन्शियस, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। बोल रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में क्या है, सिगमंड फ्रॉइड एक एक्चुअल में एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1856 में।
ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, न्यूरोलॉजिस्ट थे 1856 में। इन्होंने कुछ साइकोलॉजी के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने बोला था कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये ब्रेन का वहाँ इतना बड़ा पार्ट है जिसमें इतनी सारी इमोशंस आपकी इतना डीप जा चुकी है कि वो कहीं ना कहीं आज भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इन्होंने अनकॉन्शियस ब्रेन के बारे में पढ़ा। इन्होंने दिया साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, ओरल, एनल और फेलिक स्टेज वाली, वो इन्होंने दी थी। उसके अलावा इन्होंने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में इन्होंने बोला है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये आता है इसके स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में। तो सीधा सा आंसर है, अगर आपको पता हो कि ईड, ईगो एंड सुपर ईगो है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो, अगर आपने ये भी सुन रखा है, अगर आप तुक्का भी मानना चाहते हैं तो आप कॉन्शियस पे तुक्का मारिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वरना अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर आता है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड का मतलब होता है कि एक बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है या उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, वो होता है ईड। ईड बात करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि मुझे तुरंत ही कोई खुशी मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर, वो खुशी की तरफ, वो प्लेजर की तरफ जाता है। तो ईड काम करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के ऊपर, कि आपको किसी तरह की कोई चीज चाहिए आप तुरंत ले लो, उसको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। ठीक है, यानी कि ईड है, ईड आपका कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस ब्रेन है, उसी का ही एक पार्ट है ईड। ईड पर्सनैलिटी जो है आपके, वो अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो गुलाब जामुन खा रहा है, आपके पास में बैठा है, ठीक है, या फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आपको किसी ने चॉकलेट ऑफर किया है, आपका ईड कहेगा कि ले ले यार, खा ले। ठीक है, ईड क्या कहेगा कि ले ले, खा ले, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करते हैं। ये बोलेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के, खा ले, अच्छा लगेगा। ठीक है। ईगो क्या होता है? ईगो जो है आपका कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ईगो के अंदर हम डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज करते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ईगो एक्चुअल में देखा जाए तो मान लो कि 80% जो है कॉन्शियस का पार्ट है और 20% अनकॉन्शियस का। ऐसा कोई वैलिड डेटा नहीं है, पर ऐसा माना जाता है ईगो का मैक्सिमम जो पार्ट जो है वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में है, और कुछ पार्ट जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको पता नहीं होता है आप कब यूज कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस पार्ट में है। ठीक है, तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो काम करता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। रियलिटी प्रिंसिपल पे क्या काम करता है? ईगो काम करता है। इसको आगे और अच्छे से लिख देते हैं। तो ईगो आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी यानी कि ये आपको काफी सोच विचार के चीजों का करना है कि रियल में मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, वो ट्रेन में है, उसको किसी ने चॉकलेट ऑफर की। ईड क्या कहेगा कि चॉकलेट खा ले, ईगो क्या कहेगा कि चॉकलेट मत खा, हो सकता है इसमें जहर हो सकता है ये पॉइजन हो। ठीक है, ये कहेगा आपका ईगो। ईगो आपको रियलिटी के ऊपर ले जाएगा कि क्या पता इसमें क्या हो। ठीक है, तो ईगो क्या करेगा? आपके ईड को बोलेगा रुको यार। फिर तीसरा वर्ड आता है सुपर ईगो। ये होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। अब सुपर ईगो क्या कहेगा? कुछ भी हो जाए मुझे ये चॉकलेट नहीं खानी है, नॉट टू चॉकलेट। मतलब ट्रेन में अगर आपको कोई चॉकलेट दे रहा है, अगर आप उसको तुरंत खा लोगे तो ईड है। ईगो कहेगा हो सकता है इसमें जहर हो, एक इसको बोलते हैं आप खुद टेस्ट कीजिए फिर मुझे दीजिए, तो हो गया ईगो। सुपर ईगो क्या बोलेगा कि कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स ने मना किया है चॉकलेट नहीं खानी है। यहाँ पे मैंने बोला है पेरेंट्स ने मना किया, यानी कि जो सुपर ईगो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है आपके पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, आपके कल्चर के थ्रू, ये आपको सुपर ईगो डेवलप होता है। ये होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। तो समझ गए तीनों का मतलब, और इसका आंसर एक्चुअल में क्या है? इसका आंसर है कॉन्शियसनेस, या सॉरी कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स विच आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका आंसर कैसा रहेगा? इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले इसने बोला है कॉन्फ्लिक्ट, फिर इन्होंने बोला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स।
ठीक है, एंड दे आर इक्वली अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव गोल्स है, यानी कि और अट्रैक्टिव भी है, तो कोई चीज पॉजिटिव है प्लस अट्रैक्टिव है तो आप उसको अप्रोच करना चाहोगे या अवॉइड करना चाहोगे? ऑब्वियसली हम क्या करना चाहेंगे? अप्रोच। अगर कोई चीज पॉजिटिव भी है, दो गोल है, दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ही इक्वली अट्रैक्टिव है, मुझे दोनों ही चाहिए, तो मैं उन दोनों की तरफ अप्रोच करूंगा। तो सीधा सा आंसर क्या बनता है इसका? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सीधा सा आंसर ये बनता है। फिर भी हम समझ लेते हैं कि इसको क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है माइंड स्ट्रगल। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपका ब्रेन हमेशा उस पर स्ट्रगल करेगा कि दोनों में से किसको चूज किया जाए, यानी आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा रोल है। अगर आप उसको सही से रिजोल्व कर पाते हो तो ओके बेस्ट है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको इमोशनल टेंशन या मेंटल टेंशन पैदा हो सकती है, स्ट्रेस पैदा हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी कई टाइप का होता है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी सेल्फ, विद इन सेल्फ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर दो लोगों के बीच में है तो उसको बोलेंगे इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप में है तो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, और एक होगा दो ग्रुप के बीच में तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ये जो टाइप्स हैं ये है इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में, कि एक आदमी के अंदर ही क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसको हम समझेंगे। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों ही क्या है? पॉजिटिव गोल्स है, यानी कि आपको वेकेशन पे जाना है, आप वेकेशन पे आप किसी माउंट स्टेशन पे यानी हिल्स पे जा सकते हैं और बीच पे भी जाना चाहते हैं। ये दोनों ही अट्रैक्टिव है और दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोला जाता है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके एग्जाम है या सॉरी असाइनमेंट आपको टीचर ने दिया है, प्लस आप फेल भी नहीं होना चाहते, फेल भी नहीं होना चाहते और आप असाइनमेंट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो असाइनमेंट करना भी बोरिंग है, ठीक है, पर आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आप फेल भी नहीं होना चाहते और असाइनमेंट भी नहीं करना चाहते। असाइनमेंट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप बोरिंग हो, क्योंकि ये असाइनमेंट बोरिंग है। आप फेल नहीं होना चाहते क्योंकि पिटाई हो जाएगी पिताजी से, ठीक है, यानी कि आप दोनों ही चीजों को अवॉइड करना चाहता हूँ। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को बोला जाता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है कि क्या मैं असाइनमेंट करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा वैसा, ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेसिक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। तीसरा होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर अप्रोच का मतलब होगा कुछ पॉजिटिव है, अवॉइडेंस का मतलब कुछ नेगेटिव है, यानी कि आपके पास एक जॉब का ऑफर आया है, आपको हर महीने 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, पर आपको जॉब करनी होगी इंडिया से बाहर जाकर यूक्रेन में। तो आप देखोगे यार पैसे ठीक है बट फैमिली से बाहर जाना पड़ रहा है, यानी आप अप्रोच करना चाहते हो क्योंकि पैसे अच्छे, बट आप अवॉइड करना चाहते हो क्योंकि घर से दूर है, फार फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने बोला डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो गोल्स हैं, दोनों में एक अच्छी बात होगी एक नेगेटिव, एक अच्छी बात होगी एक नेगेटिव। जैसे कि एक कॉलेज है, आप जैसे कि आपने 12th पास की, अब आपको करनी है एमबीबीएस, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया में पढ़े, आपका नीट सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप आउटसाइड जाए, जैसे कि रशिया आप चले गए, ठीक है। अब इंडिया में रहने का क्या फायदा है कि घर के पास है, होम, बट ये क्या है? कॉस्टली है, 1-2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए लग गए। आउटसाइड क्या है? घर से दूर है, फार फ्रॉम होम, बट ये क्या अफोर्डेबल है, ठीक है, ये हमने देख लिया अफोर्डेबल है। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है कि घर के पास है, बट नेगेटिव पॉइंट क्या है? कॉस्टली है। पॉजिटिव पॉइंट है कि अफोर्डेबल है, बट नेगेटिव पॉइंट क्या है? घर से दूर है। तो इसको क्या बोला जाएगा? डबल अप्रोच, यानी अप्रोच में भी डबल ऑप्शन है और अवॉइडेंस में भी डबल अप्रोच ऑप्शन है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है withdrawal and inability to initiate and persist in goal directed activity is called apathy, anhedonia, avoidance और अवोल्यूशन। इसका आंसर क्या रहेगा? अपैथी। अपैथी का मतलब होता है नो इमोशंस,
इमोशंस का नहीं होना, ना कि इनएबिलिटी टू इनिशिएट एक्टिविटी, एक्टिविटी से लेना देना एक बार नहीं है। एनहेडोनिया, एनहेडोनिया नो इमोशंस, यानी कैसी भी सिचुएशन हो उसको किसी प्रकार का इमोशंस नहीं होगा, ना ही वो हंस रहा है, ना ही वो रो रहा है, ना ही किसी और तरह का इमोशन होगा अपैथी के अंदर। एक होता है ब्लंट अफेक्ट, ये भी इमोशन से रिलेटेड टर्म है। इसके अंदर होता है कि आपके पास जो इमोशंस है वो काफी लो है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें क्या होता है, अंजलि किसी और से शादी करना चाहती है, उसके पिताजी भी चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे, पर समाज के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में उसके पिताजी उसको अपने इमोशंस नहीं बता पाते, मतलब इमोशंस तो है पर वो बता नहीं पा रहा है, ब्लंट इफेक्ट उसके सामने दे रहा है, ठीक है, बट इमोशंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये एपैथी और ब्लंट इफेक्ट का मतलब हम समझ गए, एग्जाम में अगर कभी आए तो अपने को काम आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अनहेडोनिया। अनहेडोनिया का मतलब है कि पहले किसी चीज में प्लेजर आता था, ठीक है, अब वो चीज में क्या हो रहा है, नो प्लेजर, प्लेजर टू नो प्लेजर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मूवी का नाम है डियर कॉमरेड, इसमें होती है रश्मिका मंदाना, जिसको पहले क्या पसंद था, क्रिकेट, फिर हुआ इसको लव एंड अफेक्शन, फिर उसको हुआ डिप्रेशन, डिप्रेशन की वजह से नो क्रिकेट, अब वो क्रिकेट नहीं खेलती है, यानी कि प्लेजरेबल एक्टिविटी थी बट अब वो नहीं खेल पा रही, ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेशन में, यानी कि एनहेडोनिया डिप्रेशन में दिखता है। तीसरा होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या है, मुझे कोई काम नहीं करना है तो अवॉइडेंस है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी है कि मैं बिल्कुल ही विड्रॉ कर दिया, हाँ मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। तो अवॉइडेशन में ये चीज नहीं रहेगी। लास्ट ऑप्शन रहता है आपका अवोल्यूशन। अवोल्यूशन का मतलब क्या है, अवोल्यूशन का मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक। अवोल्यूशन को हम लिख सकते हैं बेड रेस्ट वाला आदमी, ऐसा आदमी जो सिर्फ बेड पे पड़ा रहे, हर चीज से दूर भागे, किसी भी चीज को इनिशिएट ही ना करे, कोई भी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी ना करे, यानी कि एवोल्यूशन में वो क्या करेगा, नो बाथ, ठीक है, नो फूड, नो फ्लूड, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ बेड पे लेटना है, वो कुछ नहीं करेगा, ना कोई डेली एक्टिविटी करेगा, ना ब्रश करेगा, ना नहाएगा, ना कपड़े चेंज करेगा, पढ़ना वढ़ना कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ बेड पे बैठा रहेगा, उसको लेटा हुआ रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, उसके पास किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं है, वो जिंदगी से काफी थक गया है, काफी डिप्रेशन में है, सीवियर डिप्रेशन में है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अवोल्यूशन कहते हैं। तो अवोल्यूशन का इसका आंसर क्या रहेगा, अवोल्यूशन रहेगा। अवोल्यूशन का मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन, ऐसा आदमी जो कुछ भी ना करे, बिल्कुल भी मोटिवेशन ना हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी को ना इनिशिएट करे, ना ही उस एक्टिविटी को करे, फिर वो एक्टिविटी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी को भी ना करे, इनएबिलिटी होता है और विड्रॉवल करता है चीजों को, ऐसे को बोलते हैं अवोल्यूशन। अवॉइडेंस का मतलब होता है बेसिक चीजों को भी, किसी भी चीज को मना करना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मना करना, थोड़ा बहुत करना, बट कुछ कुछ चीजों को नहीं करना। अनहेडोनिया का मतलब है प्लेजर था अब प्लेजर नहीं है। अपैथी का मतलब कोई भी इमोशंस नहीं है। ब्लंट इफेक्ट का मतलब है इमोशंस है काफी लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू इज बिब्लियोथेरेपी, टोकन इकोनॉमी, रेमिनिसेंस, बिलियोथेरेपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एल्डरली, एल्डरली यानी कि ओल्ड एज, फिर कह रहा है सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम की बात की थी हमने रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम में हमने देखा था स्टेटस, रिकॉग्निशन, तो सेल्फ स्टीम याद रहना चाहिए, रिस्पेक्ट आएगा, स्टेटस आएगा और रिकॉग्निशन आएगा, ठीक है, यानी कि आर रिकॉग्निशन, एस स्टेटस और रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम हो गया आपका RSR, ठीक है, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और स्टेटस, ठीक है, ये चीज होगी सेल्फ स्टीम में। फिर हम कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू, लाइफ को रिव्यू करना, लाइफ को रिव्यू करने का मतलब होता है आपके जो पास्ट है उसको रिकॉल करना। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट को रिकॉल करते हैं, पास्ट को रिकॉल करके ही तो आप क्या कर सकते हो, लाइफ को रिव्यू कर सकते हो। पास्ट में आप जाके आप सोचते हो कि मेरे पास ऐसा स्टेटस था, मुझे ये लोग जानते थे, मेरी इतनी रिस्पेक्ट थी, यानी कि सेल्फ एस्टीम की बात करनी किसने करी है, एल्डरली ने की है, ठीक है। तो
पास्ट रिकॉल को डायरेक्टली बोला जाता है रेमिनिशंस। क्या बोला जाता है? रेमिनिशंस। अगर किसी को इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो तो वो समझ जाएगा पास्ट रिकॉल का मतलब होता है रेमिनिशंस। और पास्ट रिकॉल वर्ड कहाँ से आया? लाइफ को रिव्यू करने से। आप किसी चीज को, लाइफ को कैसे रिव्यू करोगे? बुक तो है नहीं कि आपने खोल दिया, आपको पुरानी चीजें सोचनी पड़ेगी कि भाई क्या हुआ था, मैं जब जवान था तब कैसा था, ये सब चीजें सोचते हैं, पास्ट रिकॉल करते हैं। सीधा आंसर क्या आएगा? रेमिनिशंस आता है। बिब्लियोथेरेपी क्या होता है? बिब्लियोथेरेपी एक तरीके की साइकोथेरेपी है। बिब्लियो वर्ड होता है, बिब्लियोग्राफी कहाँ लिखी जाती है? बुक में। ठीक है, इसमें एक बुक दी जाएगी, बुक के थ्रू आपको थेरेपी मिलेगी। बुक के अंदर अलग अलग स्टोरीज होगी, हर स्टोरी का एक कैरेक्टर होगा। आप अपने आप को उस कैरेक्टर में डालोगे और उस कैरेक्टर की लाइफ जियोगे। इससे आपके इमोशंस वगैरह जो है वो बाहर आएंगे। आप अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाओगे कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप इससे आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी हो, इसलिए बिब्लियोथेरेपी एक तरीके से थेरेपी है। टोकन इकोनॉमी क्या होती है? टोकन इकोनॉमी, हम जैसे कि टोकन, टोकन का मतलब है इधर रिवार्ड। ठीक है, आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो 9 से 5 की, आपके बॉस ने बोल दिया कि यार आज तू ये काम कंप्लीट कर लेगा, ये काम कंप्लीट कर लेगा तो कल मैं आपको 2 घंटे पहले छोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसको टोकन क्या मिला है कि अगर आज अपना काम पूरा कर दोगे, यानी आज अपना बिहेवियर आप ऐसा रखोगे जैसा मैं चाहता हूँ, आज हमारे ऑफिस का काम आप अच्छे से कर पाओगे, तो कल मैं आपको 2 घंटे जल्दी छोड़ दूंगा। तो उसके पास टोकन क्या है? कल को जल्दी जाने का टोकन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा। तो टोकन इकोनॉमी और बिब्लियो थेरेपी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आ गया एक तरीके से। बीएम यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिब्लियो थेरेपी होती है एनवायरमेंटल थेरेपी। ठीक है, वैल्यू थेरेपी, एनवायरमेंटल थेरेपी, जैसे कि हमने मूवी देखी थी संजय दत्त वाली, उसमें क्या होता है कि संजू मूवी जो है, उस संजू मूवी के अंदर वो ड्रग्स लेता है, अल्कोहल डिपेंडेंस, ड्रग एब्यूज वगैरह सब कुछ करता है। अब उसको छुड़वाने के लिए वो जहां पर जाता है, उस थेरेपी में देखे हमने काफी सारे लोग उसके साथ होते हैं, उन लोगों से बातें वगैरह करते हैं, वो ग्रुप बना के डिस्कशन करते हैं कि हमने कैसे शुरू किया था, अब हम हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ है, ये सब चीजें, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, सोशल इंटरेक्शन हुआ, लोगों के साथ रहना वगैरह, ये सब चीजें उसमें होगी। ठीक है, इसका एक्चुअल आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है रेमिनिसेंस यानी पास्ट रिकॉलिंग। देखो, चीजें जानना जरूरी है, एग्जाम में आए ना आए चीजों का आइडिया होना चाहिए, ताकि हमारे उस समय दिमाग में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, कम से कम क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि हम जो 50-50 वाला जिस रेशियो पर अटकते हैं वो रेशियो वापस ना आए। हमें पास होना है, हमें अच्छे ग्रेड लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है, तो हमें हर चीज का मतलब जानना जरूरी है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीजें काफी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट एक बार अगर हमने इसको तोड़ना सीख लिया, समझना सीख लिया, एक एक बार रिवीजन हो गया, तो ठीक है, आप कल कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजेपाइन इज। ऑप्शन है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड मूड स्टेबलाइजर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइकोफार्मेकोलॉजी यानी किसी दवाई की बात कर रहा है, ड्रग की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजेपाइन किस में आता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ओलेंजेपाइन जो है एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, कौन सी ड्रग है? एंटी साइकोटिक। ठीक है, या फिर अगर आपने कभी एंटी डिप्रेशन पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा यहाँ तो मैंने ओलेंजेपाइन नहीं पढ़ी थी। मूड स्टेबलाइजर जैसे कि लिथियम वगैरह होगी, यहाँ पे भी आपने ओलेंजेपाइन नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए? ऑटोमेटिकली क्या हो गए? कट हो गए, कट हो गए। अब हमें बस इन दोनों पे फोकस करना है, टिपिकल और एटिपिकल पे हमें फोकस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ओलेंजेपाइन की बात करें और साथ ही साथ हम बात करेंगे एटिपिकल और साथ ही साथ हम बात करेंगे टिपिकल। ठीक है, टिपिकल जो होती है वो होती है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, एटिपिकल जो है वो सेकंड जनरेशन या कोई जो भी न्यू ड्रग्स बनती है उसके लिए वर्ड होता है एटिपिकल ड्रग्स। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा है कि ये क्या है? एंटी साइकोटिक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती है? जो साइकोटिक कंडीशन में दी जाए। अब साइकोटिक कंडीशन का मतलब है अपने बेसिक बेसिक अपने दिमाग में जो आता है वो आता है सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जो एंटी साइकोटिक सॉरी साइकोटिक कंडीशन में दी जाए उनको बोला जाएगा एंटी साइकोटिक, और साइकोटिक का मतलब है यहाँ पे सिजोफ्रेनिया। तो ऐसी ड्रग को मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ एंटी सिजोफ्रेनिया ड्रग्स। ठीक है, ठीक है, एंटी सिजोफ्रेनिया ड्रग। ठीक है, तो ओलेंजेपाइन इज एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक इज आल्सो नोन एज
एंटी सिजोफ्रेनिया ड्रग। ठीक है, इसके अलावा इसको बोला जाता है न्यूरोलेप्टिक, इसके अलावा इसको बोला जाता है एटारेक्टिक, उसके अलावा इसको बोला जाता है मेजर ट्रॉन्क्विलाइजर। तो एंटीसाइकोटिक के काफी नाम हो गए, एंटी सिजोफ्रेनिक, न्यूरोलेप्टिक, एटारेक्टिक और मेजर ट्रैंक्विलाइजर और एंटी सिजोफ्रेनिक, ये हो गया। अब ये जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो जैसे ओलेंजेपाइन है, तो ये काम करती है डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर पे। डोपामाइन रिसेप्टर पे काम करेगी, डोपामाइन रिसेप्टर को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ठीक है, अगर कोई दवाई एंटीसाइकोटिक है जैसे कि ओलेंजेपाइन, अगर वो डोपामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दी, इसका मतलब वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि डोपामाइन का लेवल क्या हो, वो चाहती है कि डोपामाइन का लेवल कम हो। ऐसा क्यों चाहेगी, क्योंकि इसका मतलब यही है कि साइकोटिक कंडीशन में क्या होता है, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। साइकोटिक कंडीशन में डोपामाइन का लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सिजोफ्रेनिया में डोपामाइन का लेवल कम होगा या बढ़ा हुआ होगा, तो हमें पता रहना चाहिए सिजोफ्रेनिया में दवाई डोपामाइन का लेवल जो है वो क्या रहेगा, हाई रहता है। इस लेवल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, जैसे कि ओलेंजेपाइन, क्लोजापाइन, ये सब दवाई हम देंगे। तो ओलेंजेपाइन जो है एक न्यू ड्रग है। कैसी ड्रग है, न्यू ड्रग है। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यानी सेकंड जनरेशन या न्यू साइकोटिक ड्रग है। ठीक है, न्यू साइकोटिक ड्रग का क्या फायदा होता है कि ये टिपिकल से थोड़ा बेस्ट होती है, साइड इफेक्ट कम होते हैं, टिपिकल की तुलना में साइड इफेक्ट कम होते हैं। टिपिकल जो कि फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जब कोई भी चीज बनती है, नई नई बनती है, तो उसमें कुछ खामियां रहती है, तो उसको हम अपडेट करते हैं, तो उसमें खामियां पूरी हो जाती है। वैसे ही टिपिकल एटिपिकल का, टिपिकल फर्स्ट जनरेशन है, इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा रहते हैं, वहीं पर एटिपिकल ओलेंजापाइन जिसमें साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किस पे काम करती है, डोपामाइन रिसेप्टर पे काम करती है, डोपामाइन को ब्लॉक करती है। इसका मतलब डोपामाइन का लेवल जो है साइकोटिक कंडीशन में बढ़ा हुआ है, उसको हमें कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओलेंजेपाइन और क्लोजापाइन। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हम देखने को मिलता है। इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन। इसका कॉन्स्टिपेशन होगा तो मोटापा होगा, यानी वेट गेन होगा। अगर कोई आदमी है जिसका वेट गेन हो रहा है, तो उसके डायबिटीज मेलाइटस क्या होगा, वर्स हो जाएगा, और यानी कि उसकी जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओलेंजेपाइन में क्या होता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वेट गेन होता है, ड्राई माउथ रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम रहेगा। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्यों रहेगा, कि देखो पार्किंसन में क्या होता है, पार्किंसन में ये होता है कि डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, और यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। ये क्या कर रही है, ये जो टेबलेट जो है, ये जो मेडिकेशन है, डोपामाइन को ब्लॉक करके डोपामाइन का लेवल क्या कर रही है, कम कर रही है। जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको क्या देखने मिलेगा, ईपीएस मिलेगा। ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जैसे कि एक्यूट डिस्टोनिया हो गया, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो गया, एकैथेसिया हो गया, ये सब चीजें उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब डोपामाइन का लेवल, एक दवाई और हम बात करते हैं एमसीपी। एमसीपी भी क्या करती है, डोपामाइन को कम करती है। ठीक है, ये भी एक डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। एमसीपी का फुल फॉर्म है मेटोक्लोप्रोमाइड। ये क्या करती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती है। जो रेगलान वगैरह हम सुनते हैं वो एमसीपी होता है। एमसीपी हम जब देते हैं, ये क्या करता है, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करती है। पेट जल्दी से जल्दी खाली रहता है। पेशेंट को गैस वगैरह की जो शिकायत वगैरह लेके आते हैं उनको एमसीपी हम लोग देते हैं। पर एमसीपी का एक नुकसान है कि ये डोपामाइन का लेवल कम करती है, जिसकी वजह से हो सकता है इसको वो सिम्टम्स विजिबल अपने को पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिले जो पार्किंसन में देखने को मिलता है, क्योंकि पार्किंसन में भी डोपामाइन का लेवल कम है, एमसीपी से भी डोपामाइन का लेवल कम हो रहा है, और जो हम एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं ओलेंजेपाइन, उससे भी डोपामाइन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, और ओलेंजेपाइन से हम डायबिटीज और उल्टा वर्स हो रहा है। तो ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज है, तो उसको ओलेंजेपाइन देने से बढ़िया हम किसी और अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। फिर भी अगर अल्टरनेटिव सेट नहीं हो रहा है तो ओलेंजेपाइन को हम उसकी शुगर को रेगुलर चेक करते हुए हम उसको देंगे। दूसरा एक ड्रग और है इंपॉर्टेंट, वो देख लें, क्लोजापाइन। क्लोजापाइन क्या है, ये भी एक एंटीसाइकोटिक है। ये भी कैसा है, सेकेंड जनरेशन है, यानी कि एटिपिकल ड्रग है। ठीक है, तो क्लोजापाइन एक एंटीसाइकोटिक है, सेकेंड जनरेशन है। इसके एक खासियत हमें देखना है, ये होती है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, वीकली उस पेशेंट का सीबीसी चेक करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सीबीसी चेक करवाते हैं। ऐसा पेशेंट जो क्लोजापाइन ले रहा है उसमें क्या रहेगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि अग्रेनुलोसाइटोसिस होता है।
इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, हर बार हर सप्ते उनको बोलता है कि इनका सीबीसी किया जाए, ताकि डब्ल्यूबीसी का काउंट हमें पता रहे कि कहीं इसका डब्ल्यूबीसी का काउंट तो कम नहीं हो रहा है। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्लोजापाइन का साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो हम उसके अल्टरनेटिव पे जाएंगे, क्लोजापाइन ना देकर कुछ और देंगे। अब क्लोजापाइन की एक खासियत है कि क्लोजापाइन को एक हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव, इसका यूज रहेगा रिफ्रैक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिजोफ्रेनिया, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वो हर चीज को वापस धक्का देगा, यानी कि कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई और ट्रीटमेंट नाम काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिजोफ्रेनिया में हम क्या देते हैं, क्लोजापाइन देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्लेक्टिव सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, उसमें से कौन सी एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर या 2 एंटीसाइकोटिक ड्रग का नाम लिख दिया जाए, या चारों एंटीसाइकोटिक ड्रग का नाम लिख दिया जाए, और उसमें क्लोजापाइन हो, तो हमें किस पे क्लिक करना है, क्लोजापाइन पे करना है। क्लोजापाइन के बारे में ये आ सकता है कि एक पेशेंट है जिसको क्लोजापाइन चल रहा है, तो उसमें नर्स किस चीज पे फोकस करेगी, डब्ल्यूबीसी लेवल पे या काउंट पे, या फिर लिख दिया उसके अंदर। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है लिम्फोसाइट्स वगैरह। ठीक है, यानी ठीक है, तो इसमें वर्ड दिया जाए लिम्फोसाइट पे काउंट करेगी, काउंट लिम्फोसाइट काउंट पे फोकस करेगी, या प्लेटलेट काउंट पे फोकस करेगी, आरबीसी काउंट पे फोकस करेगी, या उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करेगी। ठीक है, तो क्या करेगी वो, लिम्फोसाइट या फिर ए ग्रेनुलोसाइट को, साइटोसिस को चेक करने के लिए सीबीसी होगी, इस सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट ओवरऑल चेक करेंगे कि भाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, वो चेक किया जाएगा। तो ओलेंजेपाइन, क्लोजापाइन हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग द पेशेंट, नर्स आस्क द पेशेंट इफ ए हाउस वर ऑन फायर, व्हाट वुड यू डू? Which one of the following is being assessed by the nurse by asking that question? Options हैं टेस्ट जजमेंट, सोशल जजमेंट, इनसाइट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा एक पेशेंट है, उसको नर्स पूछ रही है घर पे आग लगी है तुम क्या करोगे, तो नर्स क्या असेस करिए, क्या सोशल जजमेंट है ये। सोशल जजमेंट जो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कई बार आदमी के कपड़े देखकर, आदमी का घर देखकर, घर यानी कि हाउस, उसके क्लोथस, उसकी कार या बाइक देखकर हम लोग उसको जजमेंट करते हैं कि गरीब है, अमीर है, कैसा, वो सोशल जजमेंट होता है। तो ये वाला इसको, इसका आंसर नहीं है, सीधा करता है। इनसाइट का मतलब होता है कि आप अवेयर हो सेल्फ थॉट्स और इमोशन के बारे में, कि मेरी थॉट्स क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे मन में है, वो सब चीज़ अगर आपको पता है, मतलब आपके अंदर इनसाइट प्रेजेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है बड़े लेवल पे सोचना। एक होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या है कि ये एनक्रेक सिर्फ एक कोचिंग है बाकी की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एनक्रेक में सब कुछ फ्री है, इसमें मेंटरशिप भी मिल रही है जो कि किसी भी कोचिंग में या कहीं पर भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एनक्रेक में सब कुछ फ्री भी है, मेंटरशिप भी है, अच्छे टीचर्स हैं, सभी सब्जेक्ट, लेक्चर्स, टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बड़े लेवल पे आप एनक्रेक की बात करो, बड़े लेवल पे या डिटेल में आप सोच रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये सिर्फ एक कोचिंग है, तो ये गलत चीज है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब समझ गए, इनसाइट का समझ गए, सोशल। टेस्ट जजमेंट का मतलब है आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका क्या जजमेंट बैठता है, आप क्या सोचते हो, वो आपका टेस्ट जजमेंट रहेगा। ये है एक्चुअल में टेस्ट जजमेंट, तो ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड्स ओवरडोज एक्सेप्ट डेलिरियम ट्रीमंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर एंड कोमा। क्वेश्चन क्या है, ओपियोइड की ओवरडोज है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं, कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, तो डेलिरियम ट्रीमंस अगर किसी को पता हो, सीधा सा बात है कि ऐसे लोग जो अल्कोहल लेते हैं काफी लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम से अल्कोहल यूज कर रहे हैं और सडन स्टॉप कर दिया हो, तो उसको 2 to 4 डेज में या कई बार 7 डेज में क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं डेलिरियम ट्रीमंस। 2 to 4 डेज यानी कि 48 to 96 आवर्स या विद इन 1 वीक उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो अल्कोहल डिपेंडेंट था, काफी टाइम से बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, सडनली उसने स्टॉप किया तो बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, विड्रॉल सिम्टम्स देगी, जैसे कि टेकिकार्डिया दे दिया ऐसा। ठीक है, स्वेटिंग दे दिया कि पेशेंट आ रहा है
पेशेंट आया, हमने देखा उसको बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रहा है, ठीक है, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा है, पेशेंट को ट्रीमर्स आ रहे हैं, हमने देखा पेशेंट कंफ्यूजन में है, पेशेंट का हेडेक हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को हो सकता है सीजर्स भी आ जाए, पेशेंट आपके पास आया, आपने देखा उसकी बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, पता चला बीपी हाई है, क्योंकि ट्रीमर्स है तो बीपी ऑटोमेटिकली वो हाई आएगा पेरिफेरल आर्टरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट को स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, शुगर चेक किया कि हाइपोग्लाइसेमिक तो नहीं है, कि नहीं आ रही, तो हाइपोग्लाइसेमिक भी नहीं है, स्वेटिंग हो रहा है, तो उसका जब हिस्ट्री लेंगे तब पता चलेगा कि ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, इसने सडनली स्टॉप किया है, ठीक है, तो इसको डेलियम ट्रीमंस आ रहा है, इसकी वजह से ये सब सिम्टम्स इसको हो रहे हैं, तो उसका रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसा उसका जो रहेगा उसको हम इलाज करेंगे, ठीक है, तो डेलियम ट्रीमंस ये रहेगा। फिर होता है ओपियोइड्स ओवरडोज। ओपियोइड्स के अंदर बात करते हैं अपन, बात करते हैं हम बात करते हैं मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन क्या है, एक ओपियोइड है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे दो डोज, एक बात करेंगे 250 mg और एक बात करेंगे 50 mg। 50 mg जब अगर मोर देन 50 mg पर डे अगर आपने ले लिया, एक पर्सन है जिसने 50 mg या उससे ज्यादा का डोज ले लिया है, तो उस पेशेंट के लिए क्या होगा, ये टॉक्सिक होगा। अगर उसने 250 mg यानी 250 mg या उससे ज्यादा ले लिया तो उसके लिए क्या रहेगा, लिथल डोज है, किसकी, मॉर्फिन की। ये सवाल आ सकता है कि मॉर्फिन की टॉक्सिक डोज कितनी है, तो 50 mg, और लिथल डोज कितनी है, तो मोर देन 250 mg, ठीक है, मोर देन। तो मॉर्फिन क्या है, एक ओपियोइड है, अगर इसको आप पर डे 50 mg से ज्यादा अगर आप ले लेते हो तो आपके लिए काफी टॉक्सिक डोज है। इसके हो सकते हैं आपके कुछ ओवरडोज के कुछ सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी इश्यू होने लग गया है, आपको डिजीनेस होने लग गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई लेवल, ज्यादा लेवल पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप हो सकता है कि चक्कर आ रहे हैं, आप गिर गए, आप फॉल हो गए, आपको इंजरी हो गई, आप स्टूपर में चले गए, आप कोमा में चले गए, कुछ भी हो सकता है। तो कोमा और स्टूपर काफी देखा जाए तो काफी हाई डोज पे हो गया, यानी कि जो लिथल डोज उस पे हो सकता है आपको कोमा हो जाए, तो स्टूपर आपको टॉक्सिक डोज पे देखने को मिल जाए। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, वो किस में होगा, दोनों में हो सकता है, फिर चाहे वो टॉक्सिसिटी हो चाहे लिथल डोज हो। लिथल डोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपका काफी बड़े लेवल पे होगा, इतना होगा कि हो सकता है कि आपको कुछ मिनट में ही आप रेस्पिरेटरी फेलियर से आपकी डेथ हो जाए। आपके मतलब जो ले रहा है ओपियोइड्स, ठीक है, खुद पर सब कुछ अप्लाई नहीं करना है। तो मॉर्फिन का मतलब है ओपियोइड, दो डोज है, टॉक्सिक लिथल 50 250, इससे ज्यादा लोगे टॉक्सिक, स्टूपर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। डेलिरियम ट्रीमर्स, अल्कोहल, सडन स्टॉप, क्या ये सब। अगर पेशेंट आपके पास आ गया है, ओपियोइड लेकर आया है, सबसे पहले हम पेशेंट को देखते ही समझ जाएंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको रहेगा, तो ऑक्सीजन हमने लगा दिया है। फिर हम हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि इसने ओपियोइड लेता है, हो सकता है फिर हमारा एक आइडिया आता है कि हो सकता है इसने आज मॉर्फिन काफी ज्यादा अमाउंट में ले लिया हो, तो कैसे ओरली लिया है, तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज कर देंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक लेवाज कर देंगे, और हम क्या बोलेंगे कि आप क्या लेके आओ, एंटीडोट लेके आओ, मॉर्फिन का एंटीडोट हमें चाहिए होगा। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है नेलोक्सोन, ठीक है, तो नेलोक्सोन होता है। तो नेलोक्सोन को हम, इसका डोज भी होगा कुछ, तो डोज होता है 0.4 से 0.8 mg देते हैं, आईवी देते हैं, और इसको रिपीटेडली दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दिया तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो मॉर्फिन का एंटीडोट हो गया नेलोक्सोन, 0.4 टू 0.8 mg आईवी पुश करते हैं, रिपीटेडली देना पड़ता है पेशेंट को, जब तक उसका मान लो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो उसका सिम्टम्स वापस ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो वो प्रोग्रेस कर पा रहा है अच्छा, तो एंटीडोट काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लेवाज भी करना है, गैस्ट्रिक लेवाज, एंटीडोट, नेलोक्सोन 0.4 0.8 रिपीटेडली आईवी, ठीक है। तो नेलोक्सोन में जैसे कि नाइट, ठीक है, N4 नेलोक्सोन, N4 नाइट 8 यानी 0.8 mg। तो अगर एग्जाम में अगर आपको डाउट रहता है, कभी भूल जाते हैं हर चीज की डोज यानी, तो एक बेसिक आप बना सकते हैं निमोनिक्स। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a highly structured psychotherapeutic method used to alter distorted beliefs and problem behavior by identifying and replacing negative inaccurate thoughts and changing rewards for behavior is। ऑप्शंस हैं बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल एनवांसमेंट थेरेपी, फ्लडिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक साइकोथेरापेटिक मेथड, यानी कि उसका कहीं ना कहीं बिहेवियर इश्यू है तो हम उसको साइकोथेरेपी दे रहे हैं, ठीक है। यही तो ये भी कह रहा है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसका, ठीक है, और साथ ही साथ उसका बिलीफ जो है वो डिस्टोर्टेड हो गया है, उसके साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। तो ऐसी साइकोथेरेपी जिससे उसका बिलीफ हम सही कर पाए, उसका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है जो कि किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है नेगेटिव थॉट्स की वजह से, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, जिससे उसका क्या होगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा। बिहेवियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यानी उसके लिए कुछ अच्छा करने वाले हम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, सीबीटी क्या है। इसने बोला है कि नेगेटिव इनएक्यूरेट थॉट्स, यानी कि आपका जो कॉग्निशन है किसी चीज को लेकर, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम को लेकर आपके थॉट क्या है, अगर वो काफी नेगेटिव है, यानी कि आपके कॉग्निशन जो है, आप उस प्रॉब्लम को सही से समझ नहीं पा रहे हो, उसको लेकर आपने काफी नेगेटिव थॉट्स बना लिए, आपको कॉग्निटिव इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, आपके पास एक नेगेटिव थॉट है, एक थॉट है जो कि नेगेटिव है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देंगे, या उसको हम सिखाएंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप कैसे सोल्व कर सकते हो, आपको किसी चीज के लेकर नेगेटिव थॉट है, उसको आप कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप उसको यूज कर सकते हो, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, अब बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, बिहेवियर थेरेपी देखा जाए तो बिहेवियर थेरेपी क्या एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि बिहेवियर मॉडिफि ऐसी थेरेपी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में दी जाए। ठीक है, अ थेरेपी विच इज गिवन इन द फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर ही आती है फ्लडिंग, इसके अंदर ही आती है ये सीबीटी, ये सीबीटी भी इसी में आती है। एक होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, वो भी इसी में ही आता है। ठीक है, तो हमने देखा भाई बिहेवियर थेरेपी का पार्ट ही क्या है, सीबीटी है, बिहेवियर थेरेपी का पार्ट ही क्या, फ्लडिंग है। और मोटिवेशनल एनहांसमेंट थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी थेरेपी, सॉरी, ऐसी थेरेपी जिसमें मोटिवेशन को एनहांस किया जाए। किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का मोटिवेशन लॉस हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि अवोल्यूशन हो रहा था, अवोल्यूशन में क्या हो रहा था, लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा था। तो ऐसे आदमी को हो सकता है कि हम किस थेरेपी का यूज करें, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थ्योरी को। ठीक है, याद रहेगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और देख लेते हैं। सीबीटी हमने देख लिया है, वैसे सीबीटी हमने देख लिया है कि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स लेके आना है। ठीक है, फिर हमने देख लिया बिहेवियर थेरेपी जो कि एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर दुनिया भर की चीज आ गई। फिर मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी हमने देखा जिसमें मोटिवेशन जो है उसको बढ़ाया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, जैसे कि हमने अवोल्यूशन की बात की थी। लास्ट हमने लिखा है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लडिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में। फोबिया हमने पढ़ा होगा, फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर, मतलब डरने की बात नहीं है, फिर भी हम किसी चीज से डर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से डर रहे हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से अगर हमें इरेशनल फियर है, उसको बोला जाता है फोबिया। ठीक है, उस फोबिया को हटाने के लिए दिया जाता है फ्लडिंग। फ्लडिंग में होता है फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, मतलब चारों तरफ से किसी चीज की बाढ़ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पानी से डर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करा, किसी व्यक्ति ने मैं 6 फुट का आदमी, मुझे किसी आदमी ने 4 फुट के स्विमिंग पूल के अंदर ले जाके धक्का दे दिया है। ठीक है, और मैं उसमें पहले बहुत डरूंगा, भागने की कोशिश करूंगा इधर उधर, पता चलेगा कि ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि क्यों ना मैं इसमें खड़ा होकर देखता हूँ। तो मैं धीमे धीमे क्या करूंगा, एक स्टेप को अपने जो फ्लोर है उस फ्लोर पे अपने स्टेप को रखूंगा और एकदम सीधा खड़ा होने की कोशिश करूंगा। फिर पता चलेगा यार मेरी हाइट तो 6 फीट है, इसकी 4 फीट ही है। ठीक है, तो मुझे पानी का थोड़ा जो एकदम से जो फियर था वो फियर थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में पूरा फियर गायब हो जाएगा, पर फ्लडिंग से फोबिया जो है मेरा कहीं ना कहीं कम होगा। तो फ्लडिंग को बार बार देने से भी क्या होता है, फोबिया जो है एक तरीके से धीमे धीमे एक परसेंटेज जैसे प्रोग्रेस होगा, पहले 0%, फिर 10%, फिर 20, ठीक है, ऐसे करके 100% आएगा एक दिन और वो फोबिया रिजोल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को एनकरेक्ट.इन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो या iOS यूजर हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को एड टू होम स्क्रीन जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके आप सीधा अपने होम स्क्रीन पर डाउनलोड कर सकते हो, आपके होम स्क्रीन पे डाउनलोड हो जाएगी। काफ़ी शॉर्टकट हमने भी रखा है, हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा डेटा यूज़ भी नहीं करती है, इंस्टॉल होने में भी टाइम नहीं लगता है, इजीली एक्सेसिबल है। फर्स्ट टाइम में आपको हो सकता है थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी भी चीज़ को करने जाते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, पर आप आजकल हर बंदा टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा
एडवांस है, सबको समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, काफ़ी कम डेटा यूज करती है, किसी प्रकार का कोई ग्लिच वगैरह नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन। अगर आप यूज करना चाहते हो, आगे किसी को और रिकमेंड करना चाहते हो, रेफर करना चाहते हो, तो प्लीज कीजिए। एनकरेज इज एब्सोल्युटली गुड एप्लीकेशन। अच्छे लेक्चर्स, फ्री टेस्ट, फ्री लेक्चर्स, फ्री मेंटरशिप, सब कुछ फ्री कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच।